प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग मौर्यों के बाद जो उनके विदेशी उत्तराधिकारी हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिंद यवन या इंडो ग्रीक उनका आक्रमण होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकुस को परास्त किया था और भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों तथा अफगानिस्तान पर अपना अधिकार बना लिया था, तो लगभग एक शताब्दी मतलब 305 से लेकर के 206 ईस्वी पूर्व तक सेल्यूकस वंशी राजाओं का भारतीय नरेशों के साथ मैत्री संबंध बना रहा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर पश्चिमोत्तर से पुनः विदेशियों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है और यह देश का दुर्भाग्य था कि उस समय आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कोई सम्राट नहीं था। इसमें सर्वप्रथम आने वाले बल्ख या बैक्ट्रिया के यवन शासक थे और उन्होंने भारत के कुछ प्रदेशों को जीत लिया और इन्हीं भारतीय यवन राजाओं को हिंद यवन मतलब इंडो ग्रीक अथवा बख्तरी यवन या बैक्ट्रियन ग्रीक कहा जाता है। अगर इनके इतिहास जानने के साधन के बारे में हम लोग बात करें बच्चों, तो महाभारत में यवन जाति का उल्लेख प्राप्त होता है। यवनों का आक्रमण से संबंध रखने वाले कुछ ग्रंथ का उल्लेख शुंग इतिहास के साधन में भी किया जा चुका है। हिंद यवन शासक मिलिंद या मेनांडर के विषय में सूचना हमें बौद्ध विद्वान नागसेन के मिलिंद पन्हों से जो क्षेमेंद्रकृत अवदान कल्पलता है उससे भी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ से बौद्ध मतानुयायी होने की भी बात उसकी पुष्टि होती है। क्लासिकल लेखों में पोलिबियस, स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि के विवरण हिंद यवन इतिहास के ज्ञान के लिए उपयोगी है। हिंद यवन शासकों के बहुसंख्यक सिक्के भी प्राप्त हुए हैं बच्चों। उत्तरी, पश्चिमी तथा मध्य भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। उत्तर पश्चिम में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम यवन शासकों ने ही करवाया था। यवनों के चांदी के सिक्के को द्रम कहा जाता था। यह नाम बहुत बाद तक प्रचलित रहा। अन्य साक्ष्यों में हेलियोडोरस के बेस नगर अर्थात विदिशा से प्राप्त गरण स्तंभ लेख का भी उल्लेख प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें यवनों की भारतीय धर्म के प्रति निष्ठा प्राप्त होती है। तो इन सभी प्रमाणों के आधार पर हम हिंद यवन शासकों के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अगर इनका इतिहास का साधन देखना हो तो पार्थिया तथा बैक्ट्रिया सेल्यूकस के साम्राज्य के दो प्रांत थे, आप सबको पता है। एंटियोकस प्रथम 281 से 261 ईसा पूर्व इसके समय था, उसके काल तक ये दोनों प्रदेश सेल्यूकसी साम्राज्य के अंग बने रहे। और पार्थिया के जो विद्रोह होते हैं उसमें पार्थिया विद्रोह के नेता आरसेक्स तथा बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेता डायोडोटस था। अंततः अंतियोकस तृतीय 223 से 187 ईस्वी पूर्व ने इन प्रदेशों के अधीन करने का प्रयास किया, परंतु अपने को असमर्थ पाकर उसने इन दोनों प्रांतों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। बैक्ट्रिया के स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य का संस्थापक डायोडोटस था। वह एक शक्तिशाली शासक था जिसने सोग्डिया से मार्जियाना तक के प्रदेश पर चिरकाल तक शासन किया। डायोडोटस के मृत्यु के पश्चात उसके अवयस्क पुत्र की हत्या कर यूथिडेमस नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने सत्ता हत्या ली। फिर हम लोग यूथिडेमस के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम लोग इसको अगर क्रमबद्ध रूप से देखें कि जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो आप इस तरह समझिए कि सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस प्रथम के पश्चात एंटियोकस द्वितीय शासक बनता है, जो अत्यंत
अयोग्य शासक था। इससे क्या हुआ कि बैक्ट्रिया डायोडोटस प्रथम के नेतृत्व में एवं पार्थिया ओरैक्सस के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गए। डायोडोटस प्रथम के बाद डायोडोटस द्वितीय, उसके बाद डायोडोटस बैक्ट्रिया का शासक बनता है। यूथिडेमस के बाद उसका पुत्र डेमेट्रियस शासक बनता है। तो अगर इंडो बैक्ट्रियन शासक के वंश परंपरा की बात किया जाए तो दो वंश हो जाते हैं, एक डेमेट्रियस वंश, दूसरा यूक्रिटाइडस वंश। अब डेमेट्रियस वंश में डेमेट्रियस का समय जो है 190 ईस्वी पूर्व से 165 ईस्वी पूर्व तक होता है। उसके जो शासित क्षेत्र थे वो पूर्वी पंजाब तथा सिंध था और उसकी राजधानी सियालकोट थी। डेमेट्रियस के बाद उसका दामाद मिनांडर शासक बनता है, जो 165 ईस्वी पूर्व से लेकर 145 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। और उसके बाद क्रमशः उसका पुत्र स्ट्रैटो प्रथम और स्ट्रैटो द्वितीय शासक बनते हैं। इसी के समानांतर अगर यूक्रेटाइडस वंश की बात करें तो यूक्रेटाइडस जब राजा बनता है तो उसका जो शासित क्षेत्र है वह पश्चिमी पंजाब होता है और उसकी राजधानी तक्षशिला होती है। उसके बाद फिर उसका पुत्र हेलियोक्लीज राजा बनता है। उसके बाद फिर उसका पुत्र एंटियलसाइड्स राजा बनता है। और बच्चों, इन्होंने ही इसके राजदूत हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में बेस नगर में गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इसके बाद फिर एक दूसरा शासक बनता है हर्मियस, जो इस वंश का शासक था। अब डेमेट्रियस ने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। फिर उसने पूर्वी पंजाब तथा सिंध को जीतकर सियालकोट में मतलब सिंध अपने साम्राज्य में मिलाता है और सियालकोट को या शाकल को अपनी राजधानी बनाता है। जब डेमेट्रियस भारत में व्यस्त था बच्चों, तो उसी समय क्या हुआ कि बैक्ट्रिया पर यूक्रेटाइड्स ने कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद यूक्रेटाइड्स भी भारत आता है और पश्चिमी पंजाब को जीतकर तक्षशिला को अपना राजधानी बना लेता है। तो इस तरह दो यूनानी राजवंश, डेमेट्रियंस वंश और यूक्रेटाइड्स वंश ने एक ही समय में पश्चिमोत्तर भारत पर समानांतर शासन किया था। अभी हमने चर्चा किया है आपको कि डेमेट्रियस वंश आता है तो उसका शासनकाल 190 ईस्वी पूर्व से 165 ईस्वी पूर्व तक होता है। डेमेट्रियस ही वह राजा था जिसने भारत में यूनानी साम्राज्य का विस्तार किया था। अंग्रेजी साहित्य के जनक के नाम से प्रसिद्ध चौसर ने डेमेट्रियस का उल्लेख भारत के नरेश महान एमेत्रियस के रूप में किया है। उसके सिक्कों पर यूनानी और प्राकृत भाषाओं के क्रमशः यूनानी और खरोष्टी लिपियों में मुद्रा लेख अभिलिखित है। उसने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया और अपने पिता के पुण्य स्मृति में उसे यूथिडेमिया नाम प्रदान करता है। निचली सिंधु घाटी के एक नगर का नाम डेमेट्रियस के नाम पर दत्तमित्री रखा गया। उसके सिक्कों पर उसकी उपाधि अनिकेटस या अजेय अभिलिखित है। इसके बाद बच्चों फिर जब हम लोग मिनांडर की बात करते हैं तो इसका शासनकाल 165 ईस्वी पूर्व से लेकर 145 ईस्वी पूर्व के बीच में होता है। हिंद यवन शासक में मिनांडर का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये आप सबको पता है। उसका जन्म अलसंद द्वीप जो काबुल के समीप है, सिकंदरिया द्वीप पे, उसके कालसी ग्राम में हुआ था। वह अपनी योग्यता के आधार पर एक साधारण स्थिति से उठ करके और विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करता है। उसका साम्राज्य उसके चरमोत्कर्ष काल में झेलम से मथुरा तक फैला हुआ था तथा शाकल उसकी राजधानी थी। शाकल शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था और वैभव एवं ऐश्वर्य में यह पाटलिपुत्र के समकक्ष आता था। उसके सिक्कों पर धर्म चक्र से चिन्ह अंकित है, जिससे साबित होता है कि वह एक धर्मनिष्ठ बौद्ध भी था। वह साहित्य में मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न की वजह से प्रसिद्ध हुआ।
इस पुस्तक में महान बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद या मिनांडर का पाली रूप है कि अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तथा अंततोगत्वा मिलिंद उसके प्रभाव से बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसमें यह कहा गया है कि मिलिंद अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर न केवल भिक्षु अपितु अरहत भी बन गया था। मिलिंद का समीकरण हिंद यवन शासक मिनांडर से ही किया जाता है। प्लूटार्क के अनुसार मिनांडर की मृत्यु के बाद उसका भस्मावशेषों के लिए अनेक नगरों के बीच में संघर्ष होता है तथा प्रत्येक नगर में उसके भस्मावशेषों के ऊपर स्तूप बनवाए गए। यह विवरण हमें गौतम बुद्ध के भस्मावशेष संबंधी विवरण की याद दिलाता है। मिनांडर यद्यपि एक विदेशी शासक था, फिर भी उसने भारतीय धर्म को अपनाया तथा उसमें अपने लिए अत्यंत सम्मानजनक स्थान भी प्राप्त करता है। मिनांडर के उत्तराधिकारी की अगर बात करें बच्चों, तो फिर बताया आपको कि मिनांडर के मरने के समय उसका पुत्र स्ट्रैटो प्रथम अवयस्क था। अतएव स्ट्रैटो प्रथम की माँ एगथोक्लिया ने शासन संभाला था। स्ट्रैटो प्रथम के बाद उसका पुत्र फिर स्ट्रैटो द्वितीय शासक बनता है और इन दोनों का काल यूथिडेमस कुल के पतन का काल रहता है। पहली सदी ईस्वी पूर्व के मध्य तक उनके राज्य पर शकों ने अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में यूक्रेटाइडस वंश का। इस वंश की स्थापना ही यूक्रेटाइडस ने की थी। पश्चिमी पंजाब पर इन लोगों ने शासन किया था और अपनी राजधानी तक्षशिला रखे थे। यूक्रेटाइडस की हत्या उसके ही पुत्र हेलियोक्लीज ने कर दी और शासक बन बैठा। हेलियोक्लीज के बाद फिर उसका पुत्र एंटियलसाइड्स शासक बनता है। एंटियलसाइड्स शुंग नरेश भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में अपना राजदूत हेलियोडोरस को भेजने के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है और हेलियोडोरस ने ही बेस नगर में गरुड़ ध्वज युक्त एक स्तंभ प्रतिष्ठित किया था। इस पर शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था जिसमें उसने स्वयं को परम भागवत और वासुदेव कृष्ण का अनुयायी बताया था। बच्चों, इस शिलालेख से ये भी संकेत मिलता है कि इस समय यवनों की शक्ति काफ़ी क्षीण हो गई थी। वे आक्रमण का मार्ग छोड़ करके भारतीय नरोशों के साथ मैत्री संबंध बनाने में ज़्यादा रुचि रखते थे। फिर हर्मियस यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक होता है। हर्मियस ने 25 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद पार्थियनों या पहलवों ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। हिंद यवन संपर्क का जो परिणाम होता है कि भारत में हिंद यवन शासन स्थापित होने के कारण भारतीय और यूनानी एक दूसरे के निकट संपर्क में आ जाते हैं। भारतीय और यूनानियों ने परस्पर एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, ग्रहण किया। एक तरफ जहां यूनानी लोगों ने भारतीय धर्म दर्शन से बहुत कुछ सीखा, वहीं दूसरी तरफ भारतीयों ने कला, मुद्रा, निर्माण, विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र आदि क्षेत्रों में यूनानियों से शिक्षा प्राप्त की। हिंद यवन सम्राट मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। एंटियलसाइड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। संभवतः तपस्या एवं योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारतीयों से सीखी। कला के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव दिखता है। कला की गांधार शैली की नींव इसी काल में पड़ा जो कुषाण काल में जाकर अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचता है और इस शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। तो बच्चों, इसको हम लोग संक्षेप में इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो। तो जैसे जैसे ये शब्द आते हैं उनको क्रमशः आप याद करते चलिए। अगर मुद्रा निर्माण की कला की बात करें तो सिक्का बनाने की कला, तो इसमें भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। यूनानियों से संपर्क होने से पहले भारतीय आहत मुद्राएं पंचमार्क कॉइन्स का प्रयोग करते थे और उन पर कोई मुद्रा लेख नहीं होता था। यूनानियों ने भारत में सांचे में ढली मुद्राओं के निर्माण का विधि प्रचलित किया, मुद्राओं पर लेख उत्कीर्ण करवाए।
इन मुद्राओं पर एक और राजाओं की आकृति और दूसरी ओर किसी देवता या भगवान के मूर्ति या कोई पवित्र चिन्ह बनाए जाने लगे। इस प्रकार यूनानी प्रभाव के कारण भारत में मुद्राएं सुडौल, लेख युक्त और कलात्मक हुई। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भी हिंद यवन शासकों का है। बच्चों, सिक्कों में सोने की मात्रा कुषाणों के शासन काल में बढ़ती है और द्रह्म, यह तांबे का सिक्का है, मूलतः यूनानी भाषा का शब्द है। ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो भारतीय यूनानियों से अत्यधिक प्रभावित हुए। भारतीय ग्रंथों में ज्योतिष के 5 सिद्धांत का जिक्र मिलता है: पैतामह, वशिष्ठ, सूर्य, पोलिस तथा रोमक। इनमें अंतिम 2 सिद्धांत पोलिस व रोमक का उदय यूनानी संपर्क का परिणाम था। गार्गी संहिता में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। उसमें लिखा है कि यद्यपि यवन बर्बर हैं, किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण उनका वंदना किया जा सकता है, वे वंदनीय है। वाराह मिहिर ने भी लिखा है कि यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं, किंतु वे ज्योतिष के विद्वान हैं और इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति वे पूज्य हैं। संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग मिलता है, जो यूनानी संपर्क का ही परिणाम था। इसके बाद बच्चों फिर हम लोग शक या सिथियन के बारे में बात करते हैं, जो हिंद यवन के बाद भारत में आए। भारत में हिंद यवन शासन का उन्मूलन मुख्य रूप से शकों द्वारा किया गया, जिन्हें सीथियन भी कहा जाता है। शक या सेथियन मूलतः मध्य एशिया की एक यायावर या खाना बदोश जाति थे और ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग थे और भारत में आने के लिए मजबूर हुए। इनकी भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इस तरह की बनी। चीनी सम्राट सी हुआंग ती द्वारा 3री सदी ईस्वी पूर्व में चीन की विशाल दीवार बना दिया जाने के कारण उस क्षेत्र में पशुओं के लिए चारागाह सूख गया और कई कबीले वहां से पश्चिम की ओर चल पड़ते हैं। उसके कारण शक सिथियन अपना स्थान छोड़कर आगे बढ़ने लगे और बैक्ट्रिया में आए और उस पर अपना अधिकार स्थापित किया। किंतु यूची नाम का एक कबीला है, अब भी उनके पीछे था। अतः और आगे बढ़ते हुए पहले पार्थिया और फिर भारत के हिंद यवन राज्यों पर आक्रमण करते हैं और वहां अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। भारत का सबसे प्राचीन शक शासक माउस, उसका नाम माउस था, उसने गांधार में शक शक्ति को स्थापित किया। हिंद यवनों से गांधार एवं तक्षशिला हस्तगत करके तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाता है। उसने बड़ी संख्या पे चांदी तथा कुछ मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए। उसने महाराज महात्मा की उपाधि धारण की। उसके सिक्कों के पृष्ठभाग पर अनेक यूनानी देवी देवताओं के साथ शिव, बुद्ध के चित्र उत्कीर्ण हैं। लगभग 80 ईस्वी पूर्व के समय तक शासन किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने 20 ईस्वी पूर्व से 22 ईस्वी तक शासन किया था। माउस के बाद एजेज प्रथम तक्षशिला का शासक बनता है। उसने पूर्वी पंजाब में हिंद यवन राज्य का अधिग्रहण करते हुए बचे खुचे जो यूनानी शासन थे उनको भी समाप्त कर दिया। फिर एजेज प्रथम के बाद एजिलिसेज शासक बना। उसके एक सिक्के पर एक विशिष्ट भारतीय देवी अभिषेक लक्ष्मी के कमल पुष्प पर खड़ी हुई 2 कमल दंडों एवं कमल पत्रों के साथ दर्शाया गया है। दोनों में से प्रत्येक कमल पत्र पर खड़े 2 छोटे छोटे हाथियों को देवी के मस्तक पर जल का अभिषेक करते हुए दिखाया गया है। एजिलिसेज के बाद फिर एजेज द्वितीय शासक बनता है। एजेज द्वितीय को पराजित कर इंडो पार्थियन शासक गोंडो फर्नेज ने गांधार पर अधिकार कर लिया। अब एजेज द्वितीय के बाद शक वंश पहले पार्थियनों एवं बाद में कुषाणों के सैन्य दबावों के परिणाम स्वरूप 2 शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं।
उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप की भी दो उपशाखाएं बन जाती है। तक्षशिला के क्षत्रप होते हैं एवं मथुरा के क्षत्रप होते हैं। इसी तरह पश्चिमी क्षत्रप की भी दो उपशाखाएं नासिक के क्षत्रप और उज्जैन के क्षत्रप बन जाते हैं। इसमें पश्चिमी क्षत्रप अधिक प्रसिद्ध थे। नासिक के क्षत्रपों में सबसे प्राचीन ज्ञात क्षत्रप भूमक था। भूमक का उत्तराधिकारी नहपान 119 से 124 ईस्वी हुआ है। भूमक और नहपान अपने को छहरात क्षत्रप कहते हैं। उज्जैन के क्षत्रप कार्धमक क्षत्रप कहलाते थे और कहा जाता है कि उज्जैन के एक राजा ने शकों को हराया था। वह अपने को विक्रमादित्य कहता था। शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। इसे में हम लोग रुद्रदामन का उल्लेख कर लेते हैं बच्चों। इसमें रुद्रदामन ने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। रुद्रदामन सबसे अधिक प्रसिद्ध शक शासक होते हैं। वह उज्जैन के क्षत्रप शाखा के प्रवर्तक चष्टन का पौत्र एवं जय दमन का पुत्र था। उसकी राजधानी उज्जैन थी। रुद्रदामन ने शक संवत 72 अर्थात 185 ईस्वी में जूनागढ़ नगर से 2 किलोमीटर पूर्व गिरनार की पहाड़ी पर स्थित एक शिला पर अभिलेख उत्कीर्ण कराया। बच्चों, रुद्रदामन का गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। यह संस्कृत का पहला लंबा अभिलेख है। गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सभी जातियों के लोगों ने उसे अपना रक्षक चुना तथा इसीलिए उसे महाक्षत्रप की उपाधि दी गई। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि अपने दामाद वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया, किंतु संबंधी होने के कारण जीवन दान दे दिया। उसने मालवा, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंध, कोंकण तथा अन्य भूभागों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसी अभिलेख में हमें सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील का इतिहास प्राप्त होता है। इसके अनुसार वह सुदर्शन झील में, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने निर्माण करवाया था, इसकी मरम्मत फिर अशोक के प्रांतीय गवर्नर योन राजतुसाफ जो ईरानी था उसने करवाया था। रुद्रदामन के समय फिर से टूट गई। तब रुद्रदामन ने अपने निजी कोष से इसकी मरम्मत करवाई और प्रजा पर इसके लिए कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया था। यह मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय गवर्नर सुविशाख के संरक्षण में किया गया था। रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्क शास्त्र का पंडित था। चाहे जिस भी मानदंड से देखा जाए, रुद्रदामन शक वंश का सबसे महान शासक ठहरता है। रुद्रदामन के पश्चात इस साम्राज्य की शक्ति का ह्रास होने लगा। फिर भी उसके उत्तराधिकारी किसी न किसी रूप में 4वीं सदी ईस्वी के अंत तक 388 ईस्वी तक शासन करते रहे। धीरे धीरे शक्ति क्षीण होकर आभीर शासकों के हाथों में चली गई। रुद्र सिंह तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने मारकर पश्चिमी क्षत्रपों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया। फिर इंडो पार्थियन या पहलव की बात आती है कि शकों के बाद फिर इंडो पार्थियन भारत में आते हैं। ये मूल रूप से पार्थिया ईरान के निवासी थे। पार्थिया ने बैक्ट्रिया के साथ ही स्वयं को औरेक्सस के नेतृत्व में यूनानी शासक से स्वतंत्र कर लिया था और 1ली सदी ईस्वी पूर्व के अंत में पार्थियन भारत आते हैं और उत्तर पश्चिमी भारत को अपनी शक्ति का केंद्र बना लेते हैं। इनमें फिर गोंडो फर्नेस जो 20 से 41 ईस्वी तक शासन करता है, सबसे महान इंडो पार्थियन शासक होता है। तख्त ए बाही मर्दान जिला ये खैबर पख्तूनवा प्रांत में है, पाकिस्तान में। वहाँ से प्राप्त एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक इसने शासन किया और यह खरोष्ठी लिपि में अभिलेख है। गोंडो फर्नेस ने हिंद यवन शासक हर्मियस को हराकर उत्तरी काबुल की घाटी पर अधिकार कर लिया। अब ये सब नाम जो है बच्चों वो थोड़ा सा यूनानी है, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसको याद करने में, लेकिन आप लोग पूरे तन्मयता के साथ में इन नामों को 2-4 बार याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा।
आरंभ में गोंडो फर्नेस का शासन सिर्फ अफगानिस्तान तक था, परंतु बाद में उसने पेशावर और सिंधु घाटी के निचले भाग पर भी अधिकार कर लिया। गोंडो फर्नेस के सिक्के पंजाब, सिंध, कांधार, सिस्तान तथा काबुल की घाटी में पाए गए और इससे उसके साम्राज्य के विस्तृत होने की सूचना मिलती है। उसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक मान्यता के अनुसार गोंडो फर्नेस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचारक बन गया, फिर वह भारत आता है। इस मान्यता का पहली बार उल्लेख सीरियाई ग्रंथ एक्टास ऑफ जूडास थॉमस द एपास्टल में किया गया है। इस ग्रंथ में गोंडो फर्नेस द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार किए जाने और फिर सेंट थॉमस के बलिदान का वर्णन प्राप्त होता है। सेंट थॉमस को दक्षिण भारत में चेन्नई के निकट म्यालपुर में दफनाया गया, जहां 72 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई थी। गोंडो फर्नेस के पश्चात इंडो पार्थियनों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इस समय तक कुषाणों का दबाव बढ़ गया था। कुषाण शासक कुजुल कडफिसस ने पहले तो पार्थियनों से मित्रता कर ली, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसने गांधार प्रदेश से पार्थियनों को खदेड़कर स्वयं सत्ता हथिया लिया। तो इस प्रकार भारत से इंडो पार्थियन शासन का भी अंत हो जाता है। पार्थों का इतिहास शकों के इतिहास के साथ इतना मिश्रित हो गया कि यह निश्चित कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन शासक पार्थव है और कौन शक है। इसके बाद हम लोग कुषाण राजवंश की चर्चा करेंगे बच्चों। बहुत बहुत शुभकामनाएं।